छोटी बहन वर्सेस बड़ी बहन, खिलौना का लड़ाई। गोरखपुर के गांव में मफतलाल कहकर एक धनवान रहता था। उनकी बीवी का नाम था रीटा। उनको रिंकी पिंकी कहकर 2 बेटियां हैं। वे हमेशा झगड़ते रहते थे। वो देखकर मां पिता दोनों बहुत दुखी होते थे। वे दोनों का जन्मदिन अलग सा साल में है, लेकिन तारीख एक ही होने की वजह से दोनों का जन्मदिन मिलाकर मनाते थे। दोनों से केक कटिंग करवाते थे और बर्थडे मनाते थे। उधर भी दोनों बहुत झगड़ते थे। वो देखकर आने वाले बहुत हंसते रहते थे। एक दिन रिंकी पिंकी का कार खिलौना को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। वो देखकर पिंकी रिंकी का रेलगाड़ी खिलौना को जमीन पर मारकर तोड़ दिया। फिर दोनों झगड़ना शुरू किए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उनके माँ पिता आकर क्या हुआ है कहकर पूछे। ये बकवास की रेलगाड़ी का खिलौना कू कहकर बहुत आवाज करता है। छी, इसीलिए मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ये रिंकी जबरदस्ती से मेरे पास ही लाकर खेलती रहती है, इसलिए गुस्सा आकर तोड़ दिया। मेरी रेलगाड़ी कोई आवाज नहीं करती है, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, लेकिन उनका कार का खिलौना को तुमने क्यों तोड़ा? आपको मालूम नहीं है पिताजी, ये जबरदस्ती से उस रिमोट कार से मुझसे टकराती रहती है। मुझे गुस्सा आकर ऐसे मत करो कहकर कई बार बोली थी, फिर भी सुनती नहीं है, इसलिए गुस्सा आकर कार को तोड़ दिया। तुम दोनों को इस जन्म में अक्ल नहीं आएगी क्या? तुम दोनों बहनें हो या दुश्मन? आपने जिस खिलौने को तोड़ा है उसकी कीमत पता है? छी, जाओ इधर से, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं, जाकर बैठो। ऐसे रिंकी उनकी लैपटॉप में ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। हाय बच्चों, कल मैंने जो दिया वो होमवर्क किए हो क्या? एक बार दिखाओ। तब रिंकी उनका होमवर्क बुक के लिए बहुत ढूंढने लगी, पर उसको नहीं मिल रहा था। ए रिंकी, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। वो मैम, कल ही मैंने होमवर्क खत्म किया था, लेकिन वो नोटबुक नहीं मिल रहा है मैडम। रिंकी, तुम आजकल बहुत झूठ बोलने लगी हो। जब भी होमवर्क पूछती हूँ कुछ ना कुछ बहाना बनाती रहती हो। मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ। आज तुमको ऑनलाइन क्लासेस से डिसमिस करती हूँ। कहकर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। तब रिंकी बहुत शर्मिंदा हो गई। बाद में उस बुक के लिए ढूंढ रही थी तो एक कुर्सी के नीचे वो बुक दिखाई दिया। वो काम पिंकी का है कहकर रिंकी को बहुत गुस्सा आया। तब पिंकी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रही थी। तब रिंकी जाकर एक भूत का कॉस्ट्यूम पहन लिया। इतने में टीचर, स्टूडेंट्स, आज कुछ अलग सा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय जैसे रेगुलर नहीं, बल्कि कुछ नए वर्ड्स बताओ। कम ऑन पिंकी, पहले तुम बताओ। ए फॉर एनाकोंडा, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चेन। वेरी गुड। बहुत क्रिएटिविटी से सोचकर बोल रही है। डी के लिए कुछ वैरायटी से सोचकर बताओ। डी फॉर डेविल मैम। इतने में रिंकी पीछे से आकर टीचर को भूत के वेश में डराने लगी। बाप रे, सच में डेविल आया है, बचाओ कहकर चक्कर आकर गिर गई। मम्मी, डैडी, भूत कहकर डर से चिल्लाने लगी। तब वे दोनों दौड़ते हुए उधर आए। तब मफतलाल पिंकी से, अरे डरो मत, वो तुम्हारी बहन रिंकी है, वो एक भूत का कॉस्ट्यूम है, परसों लेकर आया था, भूल गई हो क्या? तब गुस्सा आकर पिंकी रिंकी को मारने लगी और रिंकी भी पिंकी को मारने लगी। तब माँ पिता दोनों उनको छुड़ाए। ये मेरी होमवर्क बुक को छुपा कर रखी है, इसलिए टीचर को गुस्सा आकर मुझे डांटी और क्लासरूम से डिसमिस कर दिया, इसलिए मैं उसके क्लास को रुकवा दी। परसों तुम मेरे होमवर्क के बुक के ऊपर इंक डाली थी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे बस करो बाप रे, बस करो, अब ये झगड़ा खत्म करो। पिताजी तुम दोनों के लिए फिर से गिफ्ट लाए हैं। क्यों पता है? कल तुम दोनों का जन्मदिन है, भूल गए हो क्या? वो गिफ्ट पिताजी के कमरे में है। पिंकी का फेवरेट आईफोन और रिंकी का फेवरेट प्ले स्टेशन दोनों लेकर आए हैं। ठीक है, अब जाकर पढ़ाई करो। उस रात को पिंकी एक हथौड़ा लेकर रूम के अंदर गई
उधर फर पिंकी कहकर एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। तब पिंकी उस बॉक्स को हथौड़े से मार दिया और तुम्हारे मुंह के लिए प्ले स्टेशन चाहिए क्या? प्ले स्टेशन कल गिफ्ट ओपन करने के बाद देखूंगी तुम्हारा मुंह, बहुत मजा आएगा सोची। बाद में रिंकी भी एक हथौड़ा लाकर फर पिंकी कहकर लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर मार दिया। इतनी छोटी उम्र में तुमको आईफोन की जरूरत क्या है? कल तू बहुत रोएगी चुड़ैल। कहकर हंसने लगी। अगले दिन दोनों बर्थडे केक को कट किए। आए हुए मेहमान सब लोग गाना गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों उनका गिफ्ट्स को ओपन करके देखे तो वे टूट गए थे। अरे ये क्या, मेरे बॉक्स में तो आईफोन है और वो भी टूटा हुआ है। ये तो पिंकी के लिए है ना। मेरा बॉक्स भी टूट गया है और इसमें तो प्ले स्टेशन है। ये तो रिंकी का गिफ्ट है ना, और ये भी टूट गया है। तब सब लोग जोर से हंसने लगे। तब रिंकी और पिंकी दोनों बहुत शर्मिंदा हो गए थे। अब तो बुद्धि आया है तुम दोनों को। मुझे मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के चीजों को तोड़ देंगे, इसलिए बक्से के ऊपर नाम बदल कर लिखा था। तुम्हारे झगड़ा और गुस्से के वजह से जो तुमको बहुत पसंद था उसे आपने खो दिया। भाई बहन के बीच में छोटे छोटे झगड़े तो रहते हैं, लेकिन उनका एक हद रहता है। अगर हद पार कर लिया तो बहुत नुकसान होता है, और ऊपर से सामने वालों के पास आपका मूल्य भी खो जाएंगे। वे सब इसलिए तो हंस रहे हैं। आई एम सॉरी डैडी, फिर ऐसे कभी नहीं करूंगी। रिंकी के साथ अच्छे से पेश आऊंगी। दीदी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेट अस बी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे। तब वे दोनों गले मिले थे तो सब लोग खुश होकर तालियां बजाए। अमीर वर्सेस गरीब की जिंदगी, गोल्डन हाउस वर्सेस झोपड़ी। 100 करोड़ की लॉटरी जीतकर वरुण तेज अपने पुराने घर को तोड़-फोड़ कर नया घर बनाया। ये देखकर उसका पड़ोसी विनायक राव, क्यों भाई वरुण तेज, इतने बढ़िया घर को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? ये क्या सोच? अरे चीप फेलो, मैं तुम जैसा गरीब थोड़ी ना हूँ। 100 करोड़ का आसामी हूँ। मैं जो जी में आया कर सकता हूँ। वैसे इसे सोने का घर क्यों कह रहे हो? पगले, सचमुच के सोने का घर बनाने जा रहा हूँ। चाहो तो कल जब घर बन जाएगा आकर देख लेना। अरे यार, तू भी हमारे जैसे ऑटो चलाता था, अब लॉटरी लग गया है तो पांव जमीन पर नहीं टिकते। अरे सुन भिखारियों के सरताज, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं अब जमींदार हूँ। हमारे दादाजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे पिताजी ने यूं लॉटरी और रेस में पैसे गवाकर देखो तुम जैसे लोगों के बीच में जीना पड़ रहा है। इस गरीबी से दूर हटने के लिए ही मैं दिन रात ऑटो चलाता था और ये लॉटरी टिकट खरीदता था। मेरी किस्मत अच्छी रही जो मुझे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब देखते जाओ, सारा घर सोने का बना रहा हूँ। जब घर पूरा हो जाए तो अपने परिवार के साथ आकर खूब खाकर जाना। वैसे भी अच्छा भोजन तुम्हारे नसीब में कहाँ है? कहकर हंसते हुए चला गया। यूं कुछ समय बाद वरुण तेज ने अपने घर को गोल्डन हाउस में बदल दिया। ये देखकर लोग आपस में यूं बात करने लगे, अरे यार, क्या घर है? ये कोई साधारण घर नहीं है। जहाँ देखो सोने का सोफा, सोने की कुर्सियाँ, टेबल, आईना। अरे यार, इसने तो कमाल का घर बना दिया। और तो और बाथरूम में सोने का कमोड भी है। मैंने तो ऐसा सोने का कमोड जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन कोई सोने के कमोड में जाएगा क्या? भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। भाई सोने की तो पूजा करनी चाहिए। यूं बातें करते हुए जा रहे थे तो ये सब सुनकर विनायक राव को उस घर को देखने की इच्छा जाग उठी। बर्तन मांज रही अपनी पत्नी सुजाता और कपड़े धो रहे बच्चों के पास जाकर, अरे ये क्या, यूं बर्तन मांजते हुए और कपड़े धोते हुए बैठे रहोगे क्या? चलो चलो, हम भी जाकर उस सोने के घर को देख कर आते हैं। कहते हैं उसे देखते ही आंखें चौंधिया जाएंगी। तब उसकी पत्नी सुजाता, वहाँ जाने की क्या जरूरत है जी? वैसे ही वो वरुण तेज मुंहफट है, ऊपर से उसके पास पैसे आ गए हैं। अब तो और भी बोलेगा। क्या जरूरत है उससे मुंह लगने की? हमारे पास जो भी है उसी में रूखा सूखा खाकर घर में ही पड़े रहते हैं। अब अगर उस घर को ना देखा तो क्या नुकसान होने वाला है? अरे भगवान, एक इंसान को सब कुछ देखना चाहिए और जानना भी चाहिए, नहीं तो कुएं की मेंढक की तरह यहीं का यहीं रह जाएंगे। चलो चलो, तैयार हो जाओ, एक बार जाकर देख कर आते हैं। उसके पत्नी सुजाता और बच्चे महेश, सुरेश और पिंकी सब तैयार होकर आए। उन्हें ले जाते हुए विनायक राव, चलो चलो जल्दी करो, कहकर जाने लगे।
यूं तेजी से जा रहे विनायक राव को गेट के पास ही सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। ए, तुम लोग कौन हो? इनविटेशन कहाँ है? बिना इनविटेशन के अंदर जाने नहीं देंगे। अरे भैया, तुम्हारे मालिक और मैं साथ साथ ऑटो स्टैंड में ऑटो चलाते थे। तुम्हारे मालिक से ज्यादा सवारी मैं लेके जाता था। तुम्हारे मालिक मेरे पास आकर गिड़गिड़ाता था, कहता था भैया भैया अगली सवारी मैं लेके जाता हूँ प्लीज। मैं भी ठीक है ले जाओ कहकर उसे छोड़ देता था। अब उन्हीं पैसों से तुम्हारा मालिक इतना बड़ा आदमी बना है। क्या हमारे मालिक ऑटो ड्राइवर था? हमने तो कह दिया किसी और से ये बात ना कहना। किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे मुंह तोड़ देंगे। देखने में काफी गरीब दिखते हो, ऊपर से परिवार के साथ आए हो। भूख लगी हो तो कहो, वो देखो वहाँ पे खाना परोसा जा रहा है, मैं तुम्हें चुपचाप भेज देता हूँ, वहाँ जाकर खा लेना। लेकिन झूठ ना बोलो कि तुम मालिक को जानते हो वगैरह वगैरह। यूँ कहने लगा। इसीलिए कहती थी कि मैं नहीं आऊंगी, पर तुम सुनते कहाँ हो? जबरदस्ती करने लगे। मैं जाती हूँ कहकर अपने बेटे को लेकर जाने लगी। पर विनायक राव अपने बाकी दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर सिक्योरिटी वाले से, ठीक है यार, मान लो मैंने झूठ बोला, हमें वहाँ खाने तक तो पहुँचा दो। तुमने कहा था ना कि चोरी छुपे भेज दोगे। ये हुई ना बात। जाओ वहाँ उस तरफ जाकर चुपचाप खा लो। ए बच्चों, पेट भर कर खाना, बहुत सारे आइटम्स हैं, कहकर अंदर भेजा। विनायक राव बच्चों को खाने की ओर ना ले जाते हुए दूसरी ओर ले जाने लगा तो उसका बेटा रवि, पापू खाना उस तरफ है। अरे खाने को मारो गोली। सुना है अंदर सोने का सोफा, सोने की कुर्सियां वगैरह हैं। आखिरकार बाथरूम भी सोने का बना हुआ है, पहले उसे देखकर आते हैं, चलो। कहकर चुपके से उस सोने के घर के अंदर पांव रखा। वहाँ के सोने के सोफे, कुर्सियां, बाथरूम सबको दांतों तले उंगली दबाते हुए देख रहा था कि वरुण तेज उन्हीं के पीछे आकर खड़ा हुआ और ए डर्टी फेलोस, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? यहाँ तुम जैसे घटिया लोगों को नहीं आना चाहिए। ए सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो, कहकर हुक्म देने लगा तो विनायक राव विनती करने लगा। अरे यार वरुण, मैं हूँ यार विनायक राव, तेरे साथ ऑटो चलाता था, बच्चों के साथ तेरे इस गोल्डन हाउस को देखने आया था। चलो हम ही चले जाएंगे, यूँ सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी कौन है जिसने इन गरीबों को अंदर भेजा है? पहले इनको धक्के मारकर बाहर निकालो। कहते ही सिक्योरिटी वाले आए। विनायक राव और उसके बच्चों को खींचकर बाहर जाकर धकेल दिया। बाहर आकर विनायक राव, अरे सुनो बच्चों, अपनी माँ से ये सब बातें ना कहना, वो बेचारी दुखी हो जाएगी, कहकर उन्हें घर ले गया। उस रात को एक जबरदस्त भूकंप आया और वरुण तेज का गोल्डन हाउस एकदम टूट फूट कर जमीन के अंदर दब गया। रहने को घर नहीं था तो वो विनायक राव के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। अरे वरुण जी, आइए आइए, ये छोटी सी झोपड़ी है पर आपको सर छिपाने के लिए जगह जरूर मिलेगा, कहकर उसे अंदर ले गया। विनायक भाई, पैसों के घमंड में जो मुंह में आया मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कह दिया, मुझे माफ कर दो विनायक भाई। पर यूं मुसीबत के समय पर अपने दिल में कोई मलाल ना रखते हुए आपने हमें अपने घर में आने दिया, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानता रहूंगा, कहकर उसकी आंखें भर आईं। अरे दुखी ना हो यार, कहकर उसे दिलासा देने लगा।